हेलो दोस्तों, मैं आपकी प्यारी राइटर गगनदीप कौर आपके लिए लेकर आई हूँ नई कहानी, दो ठाकुर भाइयों की। चलिए शुरू करते हैं कहानी। बिहार 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख। नीलामी की इन आवाजों में एक 18 साल की लड़की के रोने की आवाजें दब रही थी। एक देसी बार में सबके बीचों बीच एक 18 साल की लड़की को खंबे से बांधा गया था। उसके आसपास बस शराबी और जुआरी आदमी ही थे, जो कि उसकी बोली लगा रहे थे। उस लड़की की नीलामी की जा रही थी। उसने चटक रंग का ब्लाउज और मिनी स्कर्ट पहनी थी। वो बुरी तरह रो रही थी। वो रोते हुए रिक्वेस्ट कर रही थी, छोड़ दीजिए प्लीज। 18 की है, एकदम अनछुई। नीलामी की रकम बढ़ाओ, बोली लगाओ। जिसने सबसे बड़ी बोली लगाई, आज ये छमिया उसकी हो जाएगी। वहां का ओनर उन सबको बढ़ावा देते हुए बोला। 30 लाख। एक मोटे से आदमी ने उसकी बोली लगाते हुए अपने हाथ में पकड़ कर रखी दारू की बोतल की मुंह लगा लिया। ये अब तक की सबसे बड़ी बोली थी। 30 लाख, वाह वाह। इससे बड़ी बोली लगाकर कोई इस छमिया को ले जाना चाहता है तो लगाओ बोली। 30 लाख एक, 30 लाख दो। ओनर अभी बोल ही रहा था कि इतने आवाज आई, 30 करोड़। इतनी बड़ी बोली सुनकर सब चुप हो गए। इतनी बड़ी बोली सुनकर सब चौंक गए। उस लड़की ने भी रोते हुए उस आदमी की तरफ देखा जिसने बोली लगाई थी। उसकी खूबसूरत आंखें नम थी। उसकी बोली लगाने वाले आदमी ने पूरे काले रंग के कपड़े पहने थे। उस आदमी की गहरी काली अंधेरी आंखें उसके आधे ढके हुए चेहरे से उसे झांक रही थी। उस आदमी ने अपनी काली पगड़ी से अपना चेहरा ढक रखा था। 30 करोड़, इससे ऊंची बोली कोई लगाएगा? कोई है जो इससे बड़ी बोली लगाकर इस छमिया को अपना बनाना चाहता है? ओनर ने बाकी लोगों को देखते हुए कहा, लेकिन वहां मौजूद किसी भी आदमी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इससे बड़ी बोली लगाए। 30 करोड़ एक, 30 करोड़ दो। एक आदमी ओनर की बात काटते हुए चिल्लाया, 35 करोड़। उसे देखकर ढके हुए चेहरे वाले आदमी ने गर्दन टेढ़ी करके उसकी तरफ घूरा। हाँ हाँ, 35 करोड़। इस छमिया के लिए इतनी बड़ी बोली। और किसे चाहिए ये छमिया? कीमत बढ़ाओ। 35 करोड़ एक। फिर से नकाब वाला आदमी चिल्लाया, 40 करोड़, 40 करोड़। वाह वाह, ओनर खुश होकर बोला। वो मासूम लड़की रो रही थी। उसके दिल की धड़कन नीलामी की कीमत के साथ बढ़ती जा रही थी। उसको मौत के समान महसूस हो रहा था। एक और आदमी चिल्लाया, 45 करोड़। फिर से सब आदमी बारी बारी बोली लगाने लगे। 50 करोड़, 55 करोड़। ओनर की खुशी रकम के साथ बढ़ती जा रही थी। उसने उस लड़की के कानों में झुकते हुए कहा, सच में कुछ तो है तेरे अंदर छमिया जो तेरी इतनी बड़ी बोली लग रही है। अंकल प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, उस लड़की ने रोते हुए कहा। उस आदमी ने उसके बालों को पकड़कर दांत पीसते हुए कहा, अब मैं तुझे ऐसी जगह भेजने वाला हूँ जहां पर तू कुछ बताने के लिए मुंह खोलेगी तो तेरा मुंह बंद करने के लिए उसके पास अपना खुद का पर्सनल हथियार होगा। साली कुतिया, तेरे साथ तो मजे ही मजे होंगे। देख कितनी ऊंची बोली लगी है तेरे लिए। 55 करोड़। हाँ हाँ, उसने लड़की को छोड़कर हंसते हुए कहा, और बढ़ाओ कीमत और गाना लगाओ जरा। वहां पर एक और नचनिया आए और म्यूजिक के साथ नाचने लगी। उसने भी सिर्फ बैकलेस ब्लाउज और मिनी स्कर्ट पहना था। वो उन शराबियों के बीच नाचते हुए गा रही थी। सब उसके साथ नाचते हुए बोली लगा रहे थे। वहां पर अश्लील डांस हो रहा था। 56 करोड़, 57 करोड़। उन सबको देखकर नकाबपोश ने मन में कहा, ढीले हैं सब, मजा नहीं आ रहा। 58 करोड़, 59 करोड़। नकाबपोश ने जोर से कहा, 100 करोड़। इसके साथ ही सब शराबियों का नशा हवा हो गया और डांस भी रुक गया। सबकी नज़र उस नकाबपोश के ऊपर थी, पर नकाबपोश की नज़र उस लड़की पर थी। उसने ओनर को देखते हुए इस बार गुस्से में कहा, बेजुबान कैसे बंद हो गई तेरी बोल, किसी और को बोली लगानी है? ओनर ने थोड़ा हड़बड़ाते हुए पूछा, 100 करोड़। कोई है जो इससे बड़ी बोली लगाए? पर इस बार सच में किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि बोली लगा सके।
100 करोड़ 1, 100 करोड़ 2 और 100 करोड़ 3। इसी की के साथ ये छमिया इन की हुई, ओनर ने अनाउंसमेंट करते हुए कहा। उसके ऐसा कहते ही नकाबपोश ने उसको 100 करोड़ का चेक दिया। ओनर ने चेक लेकर जब उसके ऊपर अकाउंट ओनर का नाम पढ़ा तो उसके हाथ कांपने लगे। निर्भय ठाकुर, वो मन में बोला, क्या ये निर्भय ठाकुर हैं? उस नकाबपोश ने उस लड़की को खोला और उसकी क्लाई पकड़कर साइड स्वर में कहा, चलो प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। पर उस नकाबपोश ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। वो उसे खींचते हुए अपने साथ वहां से बाहर लेकर आया, जहां पर उसकी काले रंग की थार खड़ी हुई थी। उसके अंदर उसने एक शॉल निकाला और उससे उस लड़की को लपेट दिया। इस चक्कर में उस लड़की ने उसका पर्दा हटा दिया। OMG, आप तो मेरे पापा की उम्र के हैं, आपने मुझे क्यों खरीदा? उस लड़की के सवाल का जवाब देते हुए उस आदमी कठोर चेहरे वाले आदमी ने जवाब देते हुए कहा, शादी करने के लिए। उस लड़की ने हड़बड़ाते हुए कहा, शादी? हाँ चलो जल्दी, हमें देरी हो रही है। उस आदमी ने उसको बाजू से पकड़कर गाड़ी में बैठाते हुए कहा। वो खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। दुल्हन शादी से भाग गई, ये तो आज तक सुनते आए थे। ये पहली बार है जब दूल्हा ही शादी से भाग गया। इन सब से दूर बेगूसराय की ठाकुर हवेली में गॉसिप्स हो रही थी। दूल्हे के कमरे में कुछ बॉडीगार्ड्स आपस में धीमे स्वर में बातें कर रहे थे। उस कमरे के बेड पर दूल्हे के कपड़े पड़े हुए थे और एक आधेड़ उम्र का रोबदार आदमी अपने दोनों हाथों को पीछे किए बेसब्री से इधर से उधर टहल रहा था। उसने सफारी सूट और सिर पर गुलाबी पगड़ी पहनी थी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें छाई हुई थी। वो उन लोगों की तरफ देखते हुए गुस्से में बोला, यहाँ खड़े खड़े बतियाते रहोगे या निश्चल का भी पता करोगे? कब आएगा वो अपने भाई को लेकर? सॉरी बाबूजी, वो नहीं मिले। हमने सब जगह पता किया, भैया कहीं नहीं मिले। एक 6 फुट 3 इंच लंबे 25 साल के लड़के ने अंदर आते ही कहा। वो एक गठीले शरीर का मालिक और बहुत ही हैंडसम लड़का था। उसकी एक नज़र किसी भी लड़की का दिल धड़का सकती थी। उसने डार्क ब्लू सूट पहना था। उसकी सुनहरी आंखें अपने पापा की गुस्से भरी आंखों को देखते ही झुक गई। कहा तूने? तुझे वो नहीं मिला? हमें बेवकूफ बना रहे हो? तोहार भाई तोहार बिना कोई काम नहीं करता है ना? तो तुझे पता ही होगा कि वो कहाँ है। विक्रम जी ने गुस्से में कहा। सामने से निश्चल ने जवाब देते हुए कहा, बाबूजी हमें सच में नहीं पता। भैया ने इस बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया। अगर उन्हें ये शादी नहीं करनी होती तो वो इस शादी के लिए हाँ नहीं कहते। सही कहा, वो हाँ नहीं करता तो फिर काहे भागा अपनी शादी से? आज उसकी शादी है, बारात निकलने का समय हो गया है। अगर ये शादी ना ही हुई ना, तुम दोनों भाइयों की चिता एक साथ जला देंगे हम, पर अपनी इज्जत पर आंच ना ही आने देंगे। विक्रम ने गुस्से में कहा और अपने गार्ड से पिस्टल लेकर उस पर निश्चल पर गन पॉइंट कर दी। निश्चल के अलावा सब चौंक गए। निश्चल ने उनको जवाब देते हुए कहा, बाबूजी, आपको मुझे मारना है तो मार डालिए, पर भैया के बारे में कुछ भी मत कहिए। वो कभी कुछ भी गलत नहीं कर सकते। अगर अपने भाई के लिए कुछ भी गलत नहीं सुनना चाहता है तो फिर उसकी जगह दूल्हा बनकर घोड़ी चढ़। विक्रम ने गुस्से में उसके सीने में गन की नोक दबाते हुए गुस्से में कहा। निश्चल ने उसको देखकर आंखें बड़ी करते हुए पूछा, बाबूजी ये आप क्या बोल रहे हो? तृप्ति हमारे भैया की मंगेतर हैं, हम कैसे उनसे शादी कर सकते हैं? तुझे सिर्फ दूल्हा बनना है, दुनिया के सामने पति तो तेरा भाई ही बनेगा। तब तक ये लोग उसे ढूंढ लेंगे। विक्रम ने सामने से जवाब दिया। उसकी बात निश्चल को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी। बाबूजी ये धोखा है, हम ऐसा नहीं कर सकते, निश्चल ने मना करते हुए कहा। उसी की तरह उस लड़की ने भी शादी करने से मना कर दिया जिसे नकाबपोश ने अभी अभी खरीद कर लाया था। मैं शादी नहीं करूंगी, मुझे जाने दीजिए प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ, उस लड़की ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। ड्राइविंग सीट पर बैठा उसकी बात सुनकर हंसते हुए बोला, तुझे पता भी है तो किस आदमी से शादी करने के लिए मना कर रही है, जिसने तेरे ऊपर 100 करोड़ खर्च किए हैं?
अगर तुमने ये शादी नहीं की तो वो निर्भय ठाकुर तेरी काया की बोटी बोटी से 100 करोड़ वसूलेगा, चाहे ऐसी नीलामी वो रोज करे। क्या ये लड़की शादी के लिए हामी भरेगी? क्या निश्चल करेगा अपने भाई की मंगेतर से शादी? जानने के लिए सुनिए नेक्स्ट एपिसोड। वो उससे आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही तन्हा उसे लेकर वॉशरूम में घुस गई। जब वो दोनों घुसे तो दोनों बेहद करीब थे और तन्हा को देखकर निर्भय मन में बोला, ये कौन है? उसकी खुशबू निर्भय की सांसों में घुल रही थी, पर तन्हा का ध्यान उसकी तरफ नहीं बल्कि दरवाजे की तरफ था। अचानक से निर्भय का उसकी कमर पर चला गया। तन्हा ने उसको देखते हुए हैरानी से पूछा, ये आप क्या कर रहे हो? निर्भय ने जवाब देते हुए कहा, ये तो हमको पूछना चाहिए, हमें छुआ है तुमने? तन्हा तन्हा को ड्रिंक का नशा होने लगा। वो कुछ बोलने वाली थी, पर निर्भय ने उसको अपने करीब खींचकर उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। तन्हा को नशा होने लगा था, इसलिए वो उसका साथ देते हुए उसके आगोश में सिमटने लगी थी। इधर निर्भय को मारने के लिए वो आदमी वॉशरूम के अंदर आए और एक एक करके वॉशरूम चेक करने लगे। वो लोग अलग अलग होकर एक एक वॉशरूम दूर को पैर से धक्का देकर खोल रहे थे। ऐसा करते हुए वो लोग अब निर्भय के वॉशरूम के बाहर थे। जैसे ही वो दरवाजे को पैर मारने के लिए बढ़े, अंदर से निर्भय ने अपने पैर से दरवाजे को बाहर धक्का मारा और वो दोनों गार्ड्स पीछे की ओर गिरे। निर्भय अपनी एक बाजू में सिमटी तन्हा को लेकर बाहर आया और उन दोनों के कुछ भी करने से पहले ही दोनों के सिर पर बारी बारी गोली चला दी। उसके ऐसा करते ही दोनों वहीं खत्म हो गए। उनको देखते हुए निर्भय गुस्से में बोला, साले हमको मारने आए थे, सड़ो यहीं पर, मुझे गर्मी लग रही है। उसके कान में तन्हा की मदहोशी भरी आवाज पड़ी, जिसे सुनकर उसका ध्यान उसकी तरफ हो गया। वो उसे अपने सामने करते हुए बोला, तुमने शराब पी है? नहीं, मैंने शराब नहीं पी, वो मैं अपनी दो। उसकी बात का तन्हा ठीक से जवाब भी नहीं दे पा रही थी। निर्भय ने उसकी गाल थपथपाते हुए पूछा, कौन तुम? तन्हा तन्हा। इतना बोलकर तन्हा उसकी बाहों में बेहोश हो गई। उसको गोद में उठाकर वो वॉशरूम से बाहर आया। उसका बॉडीगार्ड उसे देखकर घबराते हुए बोला, ठाकुर साहब आप ठीक हो? ये लड़की कौन है? कहाँ मर गया था साले? अभी ये लड़की ना होती तो महादेव के पास पहुंच जाते। निर्भय ने उसको घूरते हुए गुस्से में कहा। सामने से बॉडीगार्ड ने माफी मांगते हुए कहा, सॉरी ठाकुर साहब, वो बड़े साहब का फोन आ गया था, हम उनसे बात करने गए थे। क्लब की आवाज में अपनी आवाज बंद करके अंडवाला कचरा साफ करवाओ और उन दोनों को भी निपटाओ, बच के जाने नहीं चाहिए वो दोनों। निर्भय ने ऑर्डर देते हुए गुस्से में इतना ही कहा और वहां से तन्हा को लेकर अपने कमरे में चला गया। उसने तन्हा को उसी क्लब में बने विप होटल रूम में बेड पर लेटाया और खुद से ही बोला, कौन है ये लड़की? किसके साथ आए हैं यहाँ पर? हमें इसके बारे में पता करना होगा। वो कमरे से बाहर गया। उसके जाते ही तन्हा की आंखें खुली, पर उसे अभी भी होश नहीं आया था। वो खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, मुझे गर्म लग रही है। उसने अपनी ड्रेस की जीप खोल दी। वो अपने बाकी कपड़े भी उतारने लगी। इतने में निर्भय अंदर आ गया। उसको ऐसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये क्या कर रही हो? उसने गुस्से में सवाल करते हुए कहा। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ किया और उसके पास जाकर उसे कंबल से ढकने वाला था, लेकिन कंबल के साथ तन्हा ने उसको भी अपने करीब खींच लिया। वो नशे में सिसकते हुए बोली, मुझे छूहिए। ये क्या बोल रही हो? निर्भय खुद को उसके करीब पाकर चौंकते हुए बोला। तन्हा पूरी तरह नशे में थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो क्या कर रही है। उसने निर्भय के होठों को चूमते हुए पूछा, ऐसे छूहिए मुझे। तुम नशे में हो, अगर बाद में हमें ब्लेम किया तो हम तुम्हें जिंदा गाड़ देंगे। निर्भय ने उसके जबड़े को पकड़ते हुए इतना कहा और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। वो तन्हा की पतली कमर को एक हाथ से थाम कर दूसरे हाथ को उसके बदन पर सहला रहा था। ऐसा करते करते निर्भय ने अपना दूसरा हाथ उसकी अंदरूनी जांघों के पास लाकर उसके सबसे नाजुक हिस्से को छुआ। निर्भय के होठों में तन्हा की आह भरी। निर्भय ने अपनी मिडल फिंगर से उसकी गहराई में दबाया। दर्द के मारे वो तड़प उठी।
उसकी इस हरकत को देखकर निर्भय थोड़ा हंसा और खुद से बोला, हमें लगा था कि इस नशे में तुम हमारे साथ खेल रही हो, पर लगता है कि कोई तुमसे खेलने वाला था। अब इस खेल में महादेव ने तुम्हें हमसे जोड़ दिया। एक कच्ची कली हमारे हाथ में आई है तो ये सिर्फ हमारी ही रहेगी। उसने उसको और भी ज्यादा गहराई से छुआ, जिस कारण तन्हा को और भी ज्यादा दर्द हुआ और वो उससे खुद को दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, लीव मी। अब तो होश में आने के बाद भी तुम हमसे दूर नहीं जा पाओगी। इतना बोलकर निर्भय ने उसके होठों पर अपने होठों में दबा लिए और उसकी उंगलियां तन्हा को और भी ज्यादा गहराई से छूने लगी। क्या बच पाएंगे तन्हा और निर्भय? क्या होगा जब निश्चल करेगा अपने भाई की मंगेतर से शादी? जानने के लिए सुनिए नेक्स्ट एपिसोड। मैं शादी नहीं करूंगी, मुझे जाने दीजिए, प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ, उस लड़की ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। ड्राइविंग सीट पर बैठा उसकी बात सुनकर हंसते हुए बोला, तुझे पता भी है तू किस आदमी से शादी करने के लिए मना कर रही है, जिसने तेरे ऊपर 100 करोड़ खर्च किए हैं। अगर तुमने ये शादी नहीं की तो वो निर्भय ठाकुर तेरी काया की बोटी बोटी से 100 करोड़ वसूलेगा, चाहे ऐसी नीलामी वो रोज करे। उद्धरण चिन्ह। क्या? तन्हा ने हड़बड़ाते हुए कहा। वो अपनी बात जारी रखते हुए बोली, क्या आपका नाम निर्भय ठाकुर नहीं है? ना ही, पर जिसका नाम है, उसके सामने कभी उसका नाम मत लेना। उनको किसी से डर नहीं लगता है, चाहे वो उनका सगा बाप ही क्यों ना हो, आदमी ने जवाब देते हुए कहा। निर्भय ठाकुर हमारी कहानी का पहला मेन लीड और बिहार का सबसे खतरनाक आदमी, जिसके नाम की तरह दिल में भी किसी का डर नहीं है। ग्राम सभा भवन में मुखिया और पंच अपनी अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे। वहां एक लड़की के साथ छेड़खानी का मामले को सुलझाने के लिए सभा बुलाई गई थी। एक तरफ लड़की का परिवार खड़ा हुआ था, वहां पर इलाके के लोग और गवाह भी मौजूद थे। मुखिया जी, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, वो लड़की रोते हुए रिक्वेस्ट कर रही थी। लेकिन एक पंच ने उसकी बात काटते हुए कहा, बस कर, तेरी जैसी लड़कियों की आवाज से हमारा समाज पीड़ित लड़कियों को भी शक की नज़र से देखता है। सारे सबूत और गवाह तुम्हारे खिलाफ हैं। उसके सामने वो लड़की हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा, हमने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ बोल रहे हैं। हमारी बेटी निर्दोष है, इस पर जुर्म हुआ है, उसके माँ बाप ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। लेकिन सामने वाला पक्ष ठाकुर परिवार था, इसलिए कोई भी सबूत या गवाह उसके खिलाफ नहीं बच पाया था। पंचों और मुखिया ने सोच विचार के बाद ये फैसला किया है कि ठाकुर वीरेंद्र और उसका भाई गजेंद्र दोनों निर्दोष हैं। उनके घर में ये काम करने वाली ये नौकरानी और उसका परिवार उनको झूठे इल्जाम में फंसा रहे हैं। इस बात से उनकी मान मर्यादा को ठेस पहुंची है, इसलिए इस लड़की के पूरे परिवार को ठाकुर गजेंद्र और ठाकुर वीरेंद्र के सामने झुककर माफी मांगनी होगी, ग्राम सेवक ने घोषणा की। लड़की का परिवार बुरी तरह रो रहा था, वहीं ठाकुर गजेंद्र और वीरेंद्र बेहद खुश थे। वो एक तरफ खड़े और शातिरता से मुस्कुरा रहे थे। गजेंद्र ने हंसते हुए कहा, पंचायत का फैसला सुना नहीं क्या? तुम लोगों जल्दी आओ और हमारे पैरों में गिरकर माफी मांगो, जल्दी करो। वीरेंद्र ने भी उनको देखते हुए कहा। लड़की और उसके माँ बाप मजबूर होकर उसके सामने झुककर माफी मांगने लगे, पर उनके ऐसा करने से पहले ही एक गोली चली, जिसके साथ ठाकुर वीरेंद्र ने का बेजान शरीर नीचे गिर गया और गजेंद्र ने गोली की दिशा में देखा, जिस तरफ सब लोग देख रहे थे। वहां पर 28 साल का एक लड़का खड़ा हुआ था, जिसके हाथ में पिस्टल थी। उसकी आंखें भी सुनहरी थी। वो गोरे रंग और 6 फुट 2 इंच की हाइट वाले मस्क्यूलर बदन का मालिक था। उसने सफेद कुर्ता पहना था, जिसे एक काले रंग की नेहरू जैकेट के साथ स्टाइल किया गया था। काले बाल घने और स्टाइलिश तरीके से सेट किए गए थे और उसकी दाढ़ी हल्की व अच्छी से ट्रिम की हुई थी। उसकी आंखों में गुस्सा नजर आ रहा था। वहां मौजूद लोगों की सांस सूख रही थी। वो पिस्टल के साथ वो लड़का गजेंद्र की तरफ बढ़ रहा था। उसे देखकर डर के मारे गजेंद्र हड़बड़ाते हुए कहा, निर्भय, ये तुमने क्या किया? न्याय,
जो कि एक मुखिया होने के नाते हमारा पहला फर्ज है और वो हम हर हाल में करेंगे। निर्भय ने जवाब देते हुए उसके ऊपर पिस्टल पॉइंट कर दी। गजेंद्र उसके सामने झुकते हुए बोला, बेटा हमने कुछ नहीं किया, हम तोहार फूफा जी हैं, हम पर विश्वास करो। उसकी बात का जब निर्भय पर कोई असर नहीं हुआ तो वो थोड़ा गुस्से में हबड़ाते हुए बोला, निर्भय अगर तुमने हमको कुछ भी किया तो हम तुम्हारी बुआ की जिंदगी बर्बाद कर देंगे। अगर तोहार बुआ को कुछ भी तो ऊ का भाई तोहार बाप तोहार को माफ नहीं करेगा। ए फूफा जी भूल गए का, हमको अपने बाप से भी डर ना ही लागत। इतना बोलकर निर्भय ने उसके ऊपर गोली चला दी। उस नकाब पोश के मुंह से निर्भय के बारे में ये सब सुनकर तन्हा ने चौंकते हुए कहा, क्या? इससे आगे वो कुछ पूछ पाती उससे पहले ही गाड़ी की ब्रेक लगाई। उस लड़की ने खिड़की की बाहर देखा, वो एक मंदिर के सामने थे। आपने चाहे उस इंसान के बारे में कुछ भी बताया, फिर भी मैं उससे शादी नहीं करूंगी, लड़की ने मना करते हुए रूंधे स्वर में कहा। लेकिन नकाबपोश आदमी उसे देखते हुए बोला, तुझे ये शादी तो करनी ही पड़ेगी, चाहे तू कुछ भी कहे। नकाबपोश आदमी खुद गाड़ी से बाहर निकला और उसकी तरफ का दरवाजा खोलकर उसे बाजू से पकड़कर बाहर निकाला और उसे खींचते हुए मंदिर के अंदर ले जाने लगा। चलो, नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। वो लड़की उससे छूटने की कोशिश करते हुए रो रही थी। दूसरी तरफ निश्चल के मुंह से ना सुनकर उसके पापा विक्रम ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, पैर की जूती को हमने सिर पर बैठाया और तू हमें मना कर रहा है अपने बाप को। हम अपने भाई के साथ कभी भी धोखा होते हुए नहीं देख सकते और आप हमें उनको धोखा देने के लिए बोल रहे हो। निश्चल ने सिर झुकाकर सिर हिलाते हुए कहा। विक्रम ने गुस्से में धमकी देते हुए कहा, तो क्या उस भाई की इज्जत की धज्जियां उड़ते हुए देख सकते हो? अगर शादी ना हुई तो पूरे गांव में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में तुम्हारे निर्भय भैया की बेइज्जती होगी। क्या देख सकोगे? क्या देख पाओगे? अपने भैया की पूरी बारात के सामने बेइज्जती होगी। उद्धरण चिन्ह। हम शादी के लिए तैयार हैं बाबूजी, निश्चल ने सामने से जवाब दिया, जिसे सुनकर विक्रम के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई। उसने ऐसे ही मुस्कुराते हुए कहा, चलो तैयार हो जाओ, तुम्हारे घोड़ी चढ़ने का समय हो गया है। उसकी बात पूरी होते ही वो बाहर चला गया। उसके जाते निश्चल रेडी होकर सेहरा पहनकर वो बाहर आया जहां पर उसके भाई की बारात उसका इंतजार कर रही थी। वो घोड़ी पर चढ़ गया और उसकी बारात ढोल नगाड़ों के साथ ठाकुर हवेली से निकल पड़ी। इधर मंदिर में जब नकाबपोश उस लड़की को अंदर लेकर आया, वहां प्रांगण में एक शादी का मंडप लगा हुआ था। वहां काफी गार्ड्स मौजूद थे। निर्भय हवन कुंड के पास उस लड़की की ओर पीठ करके खड़ा हुआ था। छोड़िए छोड़िए, चीखते चिल्लाते हुए जब वो लड़की वहां आए तो निर्भय ने उसकी तरफ देखे बिना ही कहा, मिस तन्हा काहे चीख चिल्ला रही हो? हम तो आपकी तन्हाई दूर करने के लिए आपको यहाँ लाए हैं। तुम? तन्हा निर्भय की आवाज सुनकर चौंक उठी। उसके कानों में सिसकियां गूंजने लगी। थोड़ा और, क्या रिश्ता है तन्हा और निर्भय का? क्या होगा जब निश्चल करेगा अपने भाई की मंगेतर से शादी? जानने के लिए सुनिए नेक्स्ट एपिसोड। छोड़िए छोड़िए, चीखते चिल्लाते हुए जब वो लड़की वहां आए तो निर्भय ने उसकी तरफ देखे बिना ही कहा, मिस तन्हा काहे चीख चिल्ला रही हो? हम तो आपकी तन्हाई दूर करने के लिए आपको यहाँ लाए हैं। तुम? तन्हा निर्भय की आवाज सुनकर चौंक उठी। उसके कानों में सिसकियां गूंजने लगी। थोड़ा और। 2 हफ्ते पहले मुंबई रात के समय एक क्लब में लाउड म्यूजिक चल रहा था। वहां पर ड्रिंक काउंटर पर 2 लड़कियां बैठी हुई थी। दोनों 18 से 20 साल की थी। उन दोनों ने बहुत खूबसूरत बॉडीकॉन ड्रेसेस पहनी हुई थी। दोनों कोल्ड ड्रिंक्स पहनी हुई थी। सोम्या, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? तुम्हें पता है ना ये क्लब इल्लीगल काम भी होते, लाइक ड्रग्स डीलिंग। आखिरी बात उनमें से के लड़की ने धीरे से कही। सामने से सोम्या ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर बड़े बड़े बिजनेस डील्स के लिए यहाँ आते हैं। तन्हा ने सामने से डरते हुए कहा,
यार चलो ना वापस चलते हैं, मुझे परसों बिहार के लिए निकलना है। तुम्हें पता है ना मुझे वहां जाकर कितना इम्पोर्टेंट काम करना है। चलो थोड़ा डांस करते हैं फिर चलेंगे। सौम्या उसे खींचकर डांस फ्लोर पर ले गई। तन्हा मन मारकर उसके साथ डांस कर रही थी। उन दोनों को दूर से छुपकर कोई देख रहा था। उसने अपना चेहरा अपनी ब्लैक हुडी से ढक रखा था। दूसरी तरफ उसी क्लब के प्राइवेट रूम में निर्भय सोफे पर बैठा हुआ था। उसके डार्क ब्लू 3 पीस सूट पहना हुआ था। उसके साथ 2 और लोग बैठे हुए थे। वहां पर उन लोगों के लिए फीमेल वेटर्स ड्रिंक्स सर्व कर रही थी। वहां पर उनके लिए कुछ लड़कियां पोल डांस भी कर रही थी। वहां निर्भय का एक बॉडीगार्ड भी मौजूद था, जो एक कोने में खड़ा हुआ था। ठाकुर साहब, हम आपको जो माल बेच रहे हैं वो आपको पूरे इंडिया में नहीं मिलेगा, निर्भय के सामने बैठे आदमियों से एक ने कहा। निर्भय के हाथ में ड्रिंक का गिलास था। वो उसकी एक सीप लेते हुए बोला, हम अपने बिहार में जहर नहीं नशा लेकर जाना चाहते हैं। तुम लोगों ने लास्ट टाइम जो जहर भेजा था उसकी वजह से हमें जितना फायदा होना था उससे कहीं ज्यादा हमारे लोगों का नुकसान हुआ। उसकी भरपाई कौन करेगा? ठाकुर साहब, लोगों ने ज्यादा पी होगी इसलिए ऐसा होगा। उसके लिए हम यहाँ आप क्या कर सकते हैं? आप बस हम दोनों के बारे में सोचिए, उस आदमी ने सामने से थोड़ा स्माइल करते हुए कहा। उसकी बात पूरी होने से पहले ही निर्भय ने कड़क आवाज में कहा, सैंपल लाए हो? हाँ हाँ लाए हैं। सामने से उस आदमी इतना कहा और अपने फोन से अपने आदमी को फोन किया और 2 बोतल सैंपल लेकर आने के लिए कहा। जब वो लोग आए और उन्होंने अपने साथ लाई हुई दोनों बोतल उनके सामने टेबल पर रखी। उस आदमी ने बोतल को निर्भय के सामने करते हुए कहा, देखिए ठाकुर साहब, एक नंबर है। इसका नशा आसानी से नहीं उतरता। जिसने कभी अल्कोहल नहीं पी वो इंसान इसका 25 मिलीलीटर का शॉट अगर एक बार पिएगा तो उसको इसका नशा धीरे धीरे पर इतना तेज आएगा कि सुबह तक नहीं उतरेगा। दूसरी तरफ क्लब में सौम्या ने तन्हा के साथ डांस करते करते अचानक से कहा, हमें थोड़ी प्यास लग रही है, हम ड्रिंक्स लाते हैं। अरे हमें और ड्रिंक नहीं लेनी, तुम चलो हमें घर जाना है, तन्हा ने उसको रिक्वेस्ट करते हुए कहा। थोड़ी देर और 11 बजे चलेंगे, बस 1 घंटा बाकी है। सौम्या ने उसे इतना कहा और ड्रिंक लेने चली गई। उसने बार काउंटर पर आकर ड्रिंक के लिए ऑर्डर दिया। वहां बार टेंडर वही हुडी वाला आदमी कदी था। उसने निर्भय के सैंपल वाली एक और बोतल पकड़ी हुई थी। उसने तन्हा की सॉफ्ट ड्रिंक में उस बोतल की ड्रिंक डाल दी, जिससे लेकर सौम्या ने उसको देखकर तिरछी मुस्कान देते हुए कहा, 1 घंटे बाद मैं उसे पार्किंग एरिया में लेकर पहुंच जाऊंगी। वो ड्रिंक्स के दोनों गिलास लेकर वहां से तन्हा के पास ले गई और उसको अल्कोहल वाली ड्रिंक दे दी। इधर रूम में निर्भय ने ऑर्डर देते हुए उसी आदमी से कहा, इसे हमारे गिलास में डालो। सामने से वो आदमी थोड़ा घबराते हुए बोला, ठाकुर साहब, ये ड्रिंक आपके लायक नहीं है। तो क्या तुम्हारे लायक है? तुम पियो इसे, निर्भय ने ऑर्डर देते हुए कहा। सामने से वो आदमी और भी ज्यादा डरते हुए बोला, अरे ठाकुर साहब, हम पियो इसे। निर्भय ने गुस्से में उसके मुंह पर गिलास ओढ़ दिया। सब एक पल के लिए शांत हो गया। इस हरकत से उसके आदमी और वहां मौजूद लड़कियां हर कोई मुंह पर हाथ रख हंसी दबा रहा था। उस आदमी को ये सब देखकर गुस्सा आ रहा था, लेकिन निर्भय के सामने उसका गुस्सा कुछ भी नहीं था। निर्भय उठा और उसकी बगल में पैर रखकर उसके ऊपर झुकते हुए गुस्से में बोला, जो शराब तुम खुद नहीं पी सकत हो, वो हमारे लोगन को पीला कर मारना चाहते हो। अगर फिर से हमारे सामने ऐसी घटिया माल लाए तो ऊ के साथ तोहार को जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। इतना बोलकर वो उससे दूर हटकर वहां से बाहर चले गए। उसके पीछे ही उसका गार्ड भी निकल गया। उसने गुस्से में कहा, जिस बिहार पर हमारा राज था, आज वहां पर खुद कब्जा कर लिया तो खुद को पता नहीं क्या समझ रहा है। उसने अपने अपने रुमाल से अपना चेहरा साफ करके अपने आदमियों को कुछ इशारा किया और वो लोग निर्भय के पीछे निकल गए। वहीं डांस करते करते एक लड़की ने तन्हा के कपड़ों पर ड्रिंक गिरा दिया। शिट, मैं इसे साफ करके आती हूँ, तन्हा ने सौम्या से कहा, लेकिन सामने से सौम्या ने मना करते हुए कहा,
अरे थोड़ी सी ड्रिंक ही तो है, हम घर जाने वाले हैं, वहां जाकर साफ कर लेना। नहीं, मैं इस बदबू को नहीं सह पा रही हूँ। घर पहुँचते पहुँचते तो हम इससे बेहोश हो जाएंगे। ये बोलते हुए तन्हा वहां से वॉशरूम की तरफ चली गई। उसको देखकर सौम्या चिढ़ गई। इधर तन्हा जब वॉशरूम के पास पहुंची तो उससे कुछ आदमी टकरा कर आगे निकल गए, जो कि कुछ बॉडीगार्ड्स लग रहे थे। वो लोग अपने पास से गन्स निकालकर उन्हें लोड करते हुए बोल रहे थे, वो वहां पर अकेला है। उनको देखकर तन्हा को एक पल के लिए डर लगा, पर फिर वो तेजी से दूसरी तरफ से वॉशरूम में एंटर हुई। वहां पर निर्भय अकेला मौजूद था और वॉश बेसिन के पास पानी से अपने हाथ साफ कर रहा था। उसकी पीठ तन्हा की तरफ थी। उसने मन में खुद से कहा, शायद ये वही आदमी है जिसके बारे में वो लोग बात कर रहे थे। उसने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर कहा, मेरे साथ चलिए, यहाँ से आपको मरने कुछ लोग यहाँ आ रहे हैं। क्या? निर्भय ने चौंकते हुए जब उसकी तरफ देखा, तब उसकी पीठ निर्भय की तरफ थी। वो उससे आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही तन्हा उसे लेकर वॉशरूम में घुस गई। जब वो दोनों घुसे तो दोनों बेहद करीब थे, और तन्हा को देखकर निर्भय मन में बोला, ये कौन है? उसकी खुशबू निर्भय की सांसों में घुल रही थी, पर तन्हा का ध्यान उसकी तरफ नहीं बल्कि दरवाजे की तरफ था। अचानक से निर्भय का उसकी कमर पर चला गया। तन्हा ने उसको देखते हुए हैरानी से पूछा, ये आप क्या कर रहे हो? निर्भय ने जवाब देते हुए कहा, ये तो हमको पूछना चाहिए, हमें छुआ है तुमने? क्या बच पाएंगे तन्हा और निर्भय? क्या होगा जब निश्चल करेगा अपने भाई की मंगेतर से शादी? जानने के लिए सुनिए नेक्स्ट एपिसोड। उसने उसको और भी ज्यादा गहराई से छुआ, जिस कारण तन्हा को और भी ज्यादा दर्द हुआ और वो उससे खुद को दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, लीव मी। अब तो होश में आने के बाद भी तुम हमसे दूर नहीं जा पाओगी। इतना बोलकर निर्भय ने उसके होठों पर अपने होठों में दबा लिए और उसकी उंगलियां तन्हा को और भी ज्यादा गहराई से छूने लगा। तन्हा की दर्द भरी आहें उसके होठों में दब रही थीं। जैसे जैसे किस पैशनेट हो रही थी, वैसे वैसे निर्भय के हाथ की गति तेज हो रही थी। तन्हा उसकी पकड़ में झटपटा रही थी। निर्भय ने उसके होठों को सक करके छोड़ दिया। उसने अपनी उंगली बाहर निकाली और तन्हा को देखते हुए बोला, लहू है, मतलब पूरी तरह अनछुई। अरे ये आंसू क्यों? कोई भर तुम्हारे साथ खेलने वाला था। हम तुम्हारे साथ खेलेंगे नहीं बल्कि तुम्हें खेल खिलाएंगे, ऐसा खेल जिसमें तुझे थोड़ा दर्द और थोड़ा मजा आएगा। वो थोड़ा पीछे हटा और अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। नशे में धूत तन्हा पर लेटी हुई थी। जब निर्भय कपड़े उतार कर उसके ऊपर आया तो वो उसको देखकर नशे में बड़बड़ाई, जरा दूर हो जाओ। लेकिन निर्भय ने तन्हा की बात सुनने की जरूरत भी नहीं समझी। निर्भय झुककर उसके सीने को चूमने लगा। तन्हा ने उससे छूटने की कोशिश करने लगी, जिसे देखकर निर्भय ने उसकी गर्दन के पीछे अपना हाथ रखा और उस सहलाते हुए कहा, रिलैक्स रिलैक्स, थोड़ा दर्द होगा, बस थोड़ा। फिर निर्भय के गर्म होंठ तन्हा की मुलायम और कोमल त्वचा पर घूमने लगे। उसके अजीब छुअन से तन्हा सिहर उठी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी नवजात शिशु की तरह तन्हा के सीने का दूध पान कर रहा हो। अपने शरीर को ढीला छोड़ो। निर्भय ने अपनी खुरदुरी हथेली से उसकी सख्त पड़ी पीठ को सहलाते हुए कहा। तन्हा की त्वचा पर निर्भय की नम सांसें उसे झुरझुरी सी दे रही थीं। निर्भय ने अपनी खुरदुरी ठुड्डी को तन्हा की नाजुक त्वचा पर रगड़ा और अपनी एक हथेली को उसकी कमर से घाघरे की डोरी को खोलकर उसे खिसका दिया। तन्हा अचानक चौंक कर खड़ी हो गई। निर्भय का हाथ तन्हा की ऐसी जगह को छू रहा था जिसके बारे में उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसके होठ हैरानी से कांपने लगे। तुम क्या? वो हड़बड़ा कर बोली। निर्भय ने सख्ती से कहा, शांत रहो, अगर तुम ऐसे करती रही तो तुम्हें दर्द होगा। डर के मारे तन्हा की टांगें कांप रही थीं। वो आदमी अब बिना किसी हिचकिचाहट के उसके सबसे निजी हिस्सों को छू रहा था। वो इस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। ये मत करो, तन्हा ने डर के मारे हकलाते हुए कहा।
उसने निर्भय के चौड़े कंधों को पकड़ा और गिड़गिड़ाने लगी। तन्हा की उंगलियों के नीचे वह महसूस कर सकती थी कि उस आदमी का शरीर भी थोड़ा डोल रहा था और कांप रहा था। निर्भय की मजबूत त्वचा उसकी हथेलियों के नीचे आग की तरह तप रही थी, जैसे वो कोई गर्म लोहे का टुकड़ा पकड़ रही हो। निर्भय, जो उसके शरीर से अपने होंठ लगाए हुए था, जल्द ही उसके होठों पर झुक आया। निर्भय के होठों का खुरदरा, अनजाना स्वाद उसकी जुबान पर फैल गया, जिससे तन्हा का कंधा और ज्यादा कांपने लगा। इसी बीच निर्भय ने उसके घाघरे का किनारा नीचे खींचा और अपना हाथ नीचे ले गया। तन्हा की चीख उसके होठों में ही दब गई। यौस! तन्हा के कराहने और निर्भय के कटु शब्द आपस में घुल मिल गए। वो पानी में फड़फड़ाती हुई मछली की तरह संघर्ष कर रही थी। ये गहराई जिसमें वो उतर गई थी, उसके लिए पूरी तरह अनजानी थी। उसके पैर स्वाभाविक रूप से हिलने लगे, लेकिन वो खुद को छुड़ा नहीं सकी क्योंकि निर्भय का चट्टान जैसा भारी शरीर उसे जकड़े हुए था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लाचार हिरण शिकारी कुत्ते के दांतों में फंसा हो। फक, आई कांट वेट एनी मोर। निर्भय ने अपनी आवाज में झुंझलाहट के साथ बुदबुदाते हुए अपना हाथ और अंदर बढ़ा दिया। तन्हा ने सांस रोक ली। वो पानी पर छटपटाती मछली की तरह उसकी पकड़ में फड़फड़ा रही थी, और तभी एक अनइमेजिनेबल फीलिंग ने उसके पूरे शरीर को हिला दिया। नो, नो, प्लीज। तन्हा ने छूटने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो गुस्से से उसे चूमता रहा और उसके शरीर को मजबूती से थामे रहा। तन्हा केवल तकिए को काटने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। तन्हा के लिए यह विश्वास करना मुश्किल था कि ऐसा सच में हो रहा था। उसकी आंखें जल रही थीं और उसका सिर घूम रहा था। वो अपने घर में एक कमरे में बंद थी। जब से उसकी माँ मरी थी, उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। इट विल हर्ट अ लिटिल, अ लिटिल, निर्भय ने उसके होठों पर सांसें छोड़ते हुए कहा। कुछ समय बाद उसकी उंगलियों की हरकतें आखिरकार रुक गईं, जो तन्हा को अनंत काल जैसा लगा। अपनी थकान में उसने एक लंबी सांस छोड़ी। उसका कोमल शरीर अब और सहन नहीं कर सकता था। निर्भय ने उसके घाघरे को पकड़ा और एक हाथ उसकी कमर के नीचे से खींचकर दूर फेंक दिया। उनके गर्म शरीरों ने संपर्क किया। तभी तन्हा को एहसास हुआ कि निर्भय का शरीर, साथ ही उसका शरीर, पसीने से लथपथ था। उस आदमी की पीठ मंद रोशनी में सोने की तरह चमक रही थी, जैसे कि वो एक लोहार की भट्टी में घुस रही है और उसने एक सुनहरी मूर्ति देखी। ब्रीथ, टेक अ डीप ब्रेथ, निर्भय ने उसके कानों में धीरे से फुसफुसाया। तन्हा के लिए उस पल में पूरी तरह से समझ पाना इम्पॉसिबल था क्योंकि उसकी पीठ पर निर्भय की त्वचा के स्पर्श से वो कांप रही थी। निर्भय ने उसके पैर फैलाए और अपनी कठोर शरीर से उसको सटा लिया, जिससे उसका निचला शरीर तन्हा के अलग हुए पैरों के बीच भारी रूप से धंस गया। तन्हा की चीख निकली। क्या हो रहा था इसका एहसास होने से पहले ही उसे हल्का दर्द हुआ। तन्हा ने डर के साथ स्ट्रगल किया, पर उस आदमी ने अपने बंद होठों से उसे अपने नीचे फंसा लिया था। वह भागने में असमर्थ थी। उसका दिल निर्भय के मजबूत सीने से कुचला जा रहा था क्योंकि वह आदमी उसके शरीर में खुद को और गहराई तक धकेल रहा था। वो केवल रो सकती थी, अपने नाखूनों को बेड की चादर को मुट्ठियों में भर रही थी। ओह, इट हर्ट्स, इट हर्ट्स, वो चिल्लाई। इट्स हर्टिंग बिकॉज यूर टू टियर्ड, निर्भय ने झल्लाते हुए जवाब दिया। उसकी गर्दन से गुनगुना पसीना टपका और तन्हा के चेहरे पर गिर गया। जैसे ही उसने दर्द से बचने के लिए अनजाने में अपना शरीर झुकाया, वह बेहोश होकर कांप उठी। निर्भय ने दोनों हाथों से उसकी कमर को मजबूती से पकड़ लिया। ऐसा करते हुए उसके माथे पर गहरी झुर्रियां पड़ गई। प्लीज बी काम, उसके होठों से एक अनएक्सपेक्टेड रिक्वेस्ट निकली। लेकिन तन्हा केवल उस पेन में डूबा हुई थी, जिसने उसके शरीर को झकझोर दिया था। इट हर्ट्स, इट हर्ट्स, तन्हा दर्द में तड़पते हुए रोने लगी। फक ऑफ, स्टॉप मूविंग, प्लीज, ऊप्स, निर्भय ने गुस्से में कहा। तन्हा महसूस कर सकती थी कि उस आदमी का शरीर कांप रहा था। एक पल के लिए
उसने सांस लेना बंद कर दिया। निर्भय ने उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया। उसे लगा कि वो टूट जाएगी, इसलिए हिलने लगी जैसे कि वो अब और सहन नहीं कर सकती। वो तेज दर्द से कराह उठी। हर बार जब निर्भय का शरीर हिलता था, तन्हा का अपना शरीर एक उग्र नदी पर एक असहाय नाव की तरह हिलता था। समय बीतने के साथ उसका दिमाग और भी ज्यादा मैला होता जा रहा था। तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? ये बोलते हुए तन्हा ने अपने हाथों से जो चादरें कसी थीं, वे फटने के कगार पर थीं। ओह आई एम फकिंग यू। निर्भय की गुस्से से भरी इस बात को तन्हा समझ नहीं पाई। उसे ये भी एहसास था कि कितना समय बीत गया था इससे पहले कि निर्भय चरम सुख पर पहुंचकर उसके ऊपर गिर पड़े। तन्हा ने उसके शरीर के नीचे जोर से सांस ली। इस दौरान दोनों के शरीरों से गर्म भाप के गुबार उठ रहे थे। उस आदमी के कंधे अभी भी तन्हा की उबकाई के साथ हिल रहे थे। जब उसने ये सब देखा तो तन्हा को एक अजीब तरह के लॉस का एहसास हुआ। उसने खाली आंखों से छत की ओर देखा। उसकी पलकें हिल रही थीं। उसने मन में कहा, अभी क्या हुआ? Why are you crying? उस आदमी द्वारा पूछे जाने के बाद ही तन्हा को एहसास हुआ कि उसकी पलकों से आंसू गिर रहे थे। जैसे ही उसने जल्दी से अपना चेहरा छिपाने की कोशिश की, तन्हा ने महसूस किया कि निर्भय की गीली जीभ उसके गाल पर चल रही है। तन्हा ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ने की कोशिश की, लेकिन निर्भय ने उसके चेहरे को पकड़कर उसे अपने सामने करते हुए कहा, डोंट अवॉइड मी। उसकी गहरी आंखों की आग समझ से परे नजर तन्हा को चुभ रही थी और इससे उसकी पीठ की त्वचा पर रोंगटे खड़े हो गए थे। निर्भय ने अपने होंठ उसके माथे और गालों पर रख दिए जो आंसुओं से भीगे हुए थे। यू आर माइन नाउ, वेदर यू लाइक इट और नॉट। देयर इज नो टर्निंग बैक फॉर यू नाउ। क्या बच पाएंगे तन्हा और निर्भय? क्या होगा जब निश्चल करेगा अपने भाई की मंगेतर से शादी? जानने के लिए बने रहिए कहानी के साथ। इसके अलावा आप मेरी पॉकेट नॉवल पर हुक्म सा की डर्टी डिजायर और प्रतिलिपि पर लॉस्ट इन ब्लडी लव जैसी डार्क रोमांटिक स्टोरीज भी पढ़ सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।